नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। टोक्यो पैरालंपिक का इख्तिताम अमल में आ चुका है। क्लोजिंग सेरेमनी में अवनी लेखरा हिंदुस्तानी डेलीगेशन की फ्लैग बेरर बनी। 19 साल की शूटर ने टोक्यो में एक गोल्ड समेत 2 मेडल जीते हैं। अवनी ने SH1 कैटेगरी के 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीता। हिंदुस्तान ने इस बार 5 गोल्ड समेत 19 मेडल जीते। ये पैरा ओलंपिक में हिंदुस्तान का अब तक का सबसे बेहतरीन मुजाहरा है। अगला पैरालंपिक 2024 में पेरिस में होगा। क्लोजिंग सेरेमनी में हिंदुस्तान के 11 एथलीटों ने हिस्सा लिया। 24 अगस्त को ओपनिंग सेरेमनी में 5 एथलीटों ने हिस्सा लिया था। शॉट पुटर टेकचंद फ्लैग बेरर थे। उन्होंने हाई जंपर मरियप्पन थंगवेलू की जगह ली थी। मरियप्पन हवाई सफ़र के दौरान कोरोना से मुतासिर शख्स के राब्ते में आए थे, जिसके बाद वो क्वारंटाइन में चले गए थे और उनकी जगह पर टेकचंद को फ्लैग बेरर बनाया गया था। हिंदुस्तान ने टोक्यो पैरालंपिक में 19 मेडल जीते। अब तक 53 साल में 11 पैरालंपिक्स में 12 मेडल आए। 1960 से पैरालंपिक हो रहा है। हिंदुस्तान 1968 से पैरालंपिक में हिस्सा ले रहा है। वहीं 1976 और 1980 में हिंदुस्तान ने हिस्सा नहीं लिया था। टोक्यो में अब तक 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। बैडमिंटन को पहली बार ओलंपिक में शामिल किया गया था। हिंदुस्तान से 7 खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में हिस्सा लिया। इनमें से 4 खिलाड़ी मेडल जीते। प्रमोद भगत और कृष्णा नागर ने गोल्ड जीता, जबकि सुहास यथिराज ने सिल्वर और मनोज सरकार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अफगानिस्तान में इक़्तिदार को लेकर तालिबान और हक्कानी नेटवर्क में लड़ाई छिड़ने की रिपोर्ट है। अफगानिस्तान की वेबसाइट पंजशीर ऑब्जर्वर के मुताबिक हक्कानी नेटवर्क की फायरिंग में तालिबान का को कमांडर मुल्ला बरादर ज़ख्मी हो गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बरादर का इस वक्त पाकिस्तान में इलाज चल रहा है, हालांकि इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है। दीगर ज़राए ने बरादर के ज़ख्मी होने की रिपोर्ट को बेबुनियाद बताया है। तालिबान का कहना है कि 2-3 दिन में नई हुकूमत का ऐलान किया जा सकता है। इसके लिए पंजशीर के पूरी तरह कब्ज़े में आने का इंतज़ार किया जा रहा है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि कुछ ओहदों को लेकर एतराज़ात हैं और मतभेद हैं इन लोगों के बीच में। इसी दौरान अफ़गानिस्तान के पंजशीर में रेसिस्टेंस फोर्स, जो कि अहमद मसूद का ग्रुप है, और तालिबान के बीच जंग जारी है। इस बीच रेसिस्टेंस फोर्स के कमज़ोर पड़ने की खबर सामने आ रही है। ज़राए के मुताबिक अहमद मसूद ने तालिबान के सामने जंग ख़त्म करने की तजवीज़ रखी है। इससे पहले उन्होंने पंजशीर और अंद्राब में तालिबानी हमले रोकने की शर्त रखी थी। बताया जा रहा है कि तालिबान इस वक्त मजबूत पोजीशन में है। तालिबानी लड़ाके पंजशीर में ताकत के दम पर कब्जा चाहते हैं। लड़ाई मसूद ने शुरू की थी, इसीलिए तालिबानी लड़ाकों में गुस्सा है। तालिबान का एक धड़ा रेजिस्टेंस फोर्स के बागियों को सज़ा देना चाहता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मसूद अब जो जंग हो रही है उसे रोकने के बहाने अपने लड़ाकों को एकजुट करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे उन्हें थोड़ा वक्त मिल जाएगा। अगर तालिबान सर्दियों से पहले पंजशीर पर कब्जा नहीं कर पाया तो फिर वहां घुसना और टिके रहना मुश्किल हो जाएगा। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए अमरीकी फ़ौज के जनरल मार्क मिले ने कहा कि अफगानिस्तान में सिविल वॉर छिड़ सकता है और दहशतगर्द तंजीमें फिर से सिर उठा सकती हैं। अल-कायदा फिर से ऑर्गेनाइज हो सकती है। आईसिस और दूसरे दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियां भी बढ़ सकती हैं। काबुल एयरपोर्ट से एरियाना अफगान एयरलाइंस ने 3 शहरों हेरात, मज़ार शरीफ और कंदाहार के लिए उड़ानें शुरू कर दी हैं। काबुल में तालिबानी कब्जे के बाद उड़ानें बंद कर दी गई थी। सिर्फ दूसरे मुल्कों की अफवाज के फ़्लाइट्स ही लोगों को एयरलिफ्ट कर रहे थे, लेकिन 31 अगस्त को अमरीकी फ़ौज के काबुल एयरपोर्ट छोड़ने के बाद उड़ानें पूरी तरह से बंद हो गई थी। अब क़तर से आई टेक्निकल टीम ने एयरपोर्ट ऑपरेशन में आ रही तकनीकी खामियां दूर कर दी हैं और उड़ानें शुरू की जा रही हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के इख्तिदार पर काबिज होने के बाद पहली मरतबा अफगानिस्तान की अंडर-19 टीम मुल्क के बाहर सीरीज़ खेलने जा रही है। एक ओहदेदार ने हफ्ते के रोज़ बताया कि एक छोटी सी सीरीज़ खेलने के लिए अफगान क्रिकेट टीम के अरकान बांग्लादेश पहुंच रहे हैं। तालिबान के कब्जे के बाद बैरून मुल्क में खेलने वाली ये पहली अफगान क्रिकेट टीम है। अफगानिस्तान की अंडर-19 टीम बांग्लादेश की टीम के खिलाफ सलहट इंटरनेशनल स्टेडियम में 10 से 25 सितंबर के दरमियान 5 वनडे और 1 4 रोज़ा मैच खेलेगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान
रबीद इमाम ने कहा कि 8 खिलाड़ियों का पहला ग्रुप आज ढाका पहुंच गया। बकिया खिलाड़ी 2 दीगर ग्रुपों में बांग्लादेश पहुंचेंगे। रबीद इमाम ने कहा कि अफगान खिलाड़ी ढाका पहुंचने के फ़ौरन बाद शुमाल मशरक़ी शहर सुलहट के लिए रवाना होंगे। बीसीबी की तरफ से शेयर की गई एक वीडियो में अफगान खिलाड़ी ढाका के हज़रत शाह जलाल बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर लाल टी शर्ट में नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान के इक़्तिदार पर काबिज़ तालिबान की कंपैरिजन, उसका तक़ाबुल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद से करना जावेद अख्तर को भारी पड़ता दिख रहा है। बीजेपी वर्कर्स ने मुंबई में वाक़ उनके घर के सामने लगातार मुजाहरा किया और ये मुजाहरे लगातार चल रहे हैं। बीजेपी के कुछ वर्कर्स ने उनका पुतला भी फूंकने की कोशिश की, इसमें उनकी पुलिस के साथ झड़प भी हुई। उधर बीजेपी एमएलए राम कदम ने कहा है कि जावेद अख्तर की किसी भी फिल्म की हिंदुस्तान में तब तक स्क्रीनिंग नहीं होने देंगे जब तक कि वो हाथ जोड़कर माफ़ी नहीं मांग लेते। कदम ने कहा कि अख्तर का बयान न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि संघ और विश्व हिंदू परिषद के करोड़ों फॉलोअर्स और उसकी आइडियोलॉजी को मानने वाले करोड़ों लोगों के लिए काफ़ी तकलीफदा है। उन्होंने हाल ही में कहा था कि जैसे तालिबान इस्लामिक स्टेट चाहता है वैसे ही कुछ लोग हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। जावेद अख्तर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि आरएसएस का साथ देने वाले लोगों की जहनीत तालिबान जैसी है। जो लोग आरएसएस का साथ देते हैं उन्हें खुद की जांच करानी चाहिए। बैनुल अक़वामी बाजार में तेल की कीमतों में नरमी के पेश नज़र इतवार को 3 दिन के बाद दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर 15-15 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई। इससे कबल चारशंबे के रोज़ इन दोनों की कीमतों में 7 दिन के बाद 15-15 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई थी। आज दिल्ली में इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर एक पेट्रोल की कीमत 101 रुपये 19 पैसे और डीजल की कीमत 88 रुपये 62 पैसे रही। ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपये 19 पैसे और डीजल 88 रुपये 62 पैसे रहा। अमेरिका में बढ़ती हुई बेरोज़गारी और मईशत की तवक्को के मुताबिक ट्रैक पर वापस न आने की वजह से जुमे को बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी आई थी। हफ्ते के आखिर में बैनुल अक़वामी मार्केट में ब्रूट क्रूड $0.4 फ़ी बैरल कम होकर $73.61 पर बैरल और WTI क्रूड $69.29 की कीमत पर आ गया था। मरकज़ी हुकूमत के 3 नए ज़रई क़वानीन की मुखालिफत में उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर में इतवार के रोज़ संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान महापंचायत की। यहाँ भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जुमान राकेश टिकैत जमकर गरजे। उन्होंने 10 फीट ऊंचे डायस से कहा कि इस हुकूमत ने पूरे मुल्क को बेच दिया है। अब लड़ाई मिशन यूपी और मिशन उत्तराखंड की नहीं बल्कि मुल्क को बचाने की है। ये तहरीक मुल्क के किसानों के बूते लड़ी जाएगी। आगे राकेश टिकैत ने कहा कि हम वो नहीं हैं जो झोला उठाकर चल देंगे। मैं किसान हूं और किसान ही रहूंगा, आखिरी दम तक किसानों के साथ रहूंगा। किसानों के हक़ की लड़ाई के लिए हम हमेशा किसानों के साथ रहे और मरते दम तक किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। बता देंगे इससे पहले तहरीक में गुस्साए किसानों ने शहर में लगे सीएम के बड़े बड़े होर्डिंग्स को फाड़कर फेंक दिया था। इस बीच करीब 2 घंटे तक इंटरनेट खिदमात बंद कर दी गई थी। वहीं महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा कि अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे हमेशा लगते रहे हैं और लगते रहेंगे। हम यहाँ दंगा नहीं होने देंगे। ये मुल्क हमारा है, ये रियासत हमारी है, ये ज़िला हमारा है। लाल किले पर हमारे लोग नहीं गए थे। मुल्क में कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा है। राजेवंशी मेरा आपसे निवेदन है, ये आपके उसमें होगा। आप ज्यादा नहीं
दंगे करवाने का काम करेगी। पहले भी नारे लगते थे जब सिके साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ये नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। दंगा यहाँ पर नहीं होगा। ये तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। किसी गलत फहमी में मत रहना। ये देश हमारा है, ये प्रदेश हमारा है, ये जिले हमारे हैं। नहीं आएंगे वापसी। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की इंचार्ज प्रियंका गांधी वाड्रा ने मरकज के ज़रई क़वानीन की मुखालिफत कर रहे किसानों की तहरीक को दुरुस्त करार देते हुए इतवार के रोज़ कहा कि किसान मुल्क की शान है और उनकी बात ज़रूर सुनी जानी चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जारी किसान महापंचायत की हिमायत करते हुए कहा कि मुल्क का किसान अपना हक मांगने की लड़ाई लड़ रहा है और किसी भी हुकूमत को उनकी आवाज़ का जवाब तकब्बुर से नहीं देना चाहिए। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि किसान इस मुल्क की आवाज़ हैं, किसान मुल्क की शान है। किसानों की आवाज़ के सामने किसी भी ताकत का तकब्बुर नहीं चलता। खेती को बचाने और अपनी मेहनत का हक मांगने की लड़ाई में पूरा मुल्क किसानों के साथ है। काबिल ज़िक्र है कि इस महापंचायत में किसान लीडर राकेश टिकैत ने कहा था कि जब तक 3 ज़रई क़वानीन वापस नहीं लिए जाते किसान अपना एहतजाज जारी रखेंगे और वो घर वापस नहीं जाएंगे। पीलीभीत से बीजेपी एमपी वरुण गांधी ने ज़रई कानूनों के खिलाफ एहतजाज कर रहे किसानों का साथ दिया। वरुण गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुजफ्फरनगर में लाखों किसान मुजाहरे में जुटे हैं, वो हमारे अपने खून हैं। हमें उनके साथ बहुत ही एहतराम के तरीके से फिर से जुड़ने की ज़रूरत है। उनके दर्द, उनके नज़रिए को समझें और ज़मीन तक पहुंचने के लिए उनके साथ काम करें। वरुण गांधी पहले और इकलौते बीजेपी एमपी हैं जिन्होंने खुलकर किसानों का साथ दिया है। इससे पहले भी वरुण गांधी अपनी ही पार्टी और हुकूमत के खिलाफ बोलते नजर आए, जिससे पार्टी के लिए काफ़ी एक ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा हो गई थी। वेस्ट बंगाल की 3 सीटों पर होने जा रहे असेंबली इंतखाबात यानी बाई इलेक्शंस के लिए टीएमसी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इन तीनों सीटों पर 30 सितंबर को इंतखाब होना है। इसका रिजल्ट 3 अक्टूबर को आएगा। वज़ीर आला ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। वेस्ट बंगाल की शमशेरगंज और जंगीपुर सीट एमएलएस की मौत के बाद खाली हो गई थी, तो वहीं ममता बनर्जी के लिए भवानीपुर के तृणमूल एमएलए सोवनदेव चट्टोपाध्याय ने सीट खाली कर दी थी। ममता बनर्जी को बंगाल इलेक्शंस में बीजेपी के शुभेंद्र अधिकारी से शिकस्त मिली थी। शुभेंद्र ने नंदीग्राम सीट से जीत हासिल की थी। टीएमसी के लेजिस्लेचर पार्टी ने ममता को सीएम चुना था। उनके पास रियासत की किसी भी सीट से इलेक्शन लड़कर असेंबली पहुंचने के लिए 6 महीने का वक्त है। ऐसा ना होने पर उन्हें वज़ीर आला के ओहदा छोड़ना पड़ सकता है। तृणमूल की तरफ से शमशेरगंज से अमीरुल इस्लाम और जंगीपुर से जाकिर हुसैन को मैदान में उतारा गया है। वेस्ट बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी पीर के रोज़ दिल्ली में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होंगे। कोयला तस्करी को लेकर हुई मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एजेंसी उनसे पूछताछ करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक आज शाम वो कलकत्ता से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अभिषेक की बीवी रुजीरा बनर्जी को भी एजेंसी ने बुलाया है, लेकिन उन्होंने कोरोना वबा का हवाला देते हुए अपने घर पर ही पूछताछ करने की अपील की है। टीएमसी हामियों का कहना है कि सियासी दुश्मनी की नीयत से उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में टीचर्स डे से एक दिन पहले के एक वाक़े ने टीचर्स की इज्जत को शर्मसार कर दिया है। सरकारी स्कूल की कुछ तालिबात के स्कूल ड्रेस में नहीं पहुंचने पर प्रिंसिपल भड़क गए। इल्ज़ाम है कि प्रिंसिपल ने यहां तक कह दिया कि कल से बिना कपड़ों के ही स्कूल आना। प्रिंसिपल ने कहा कि लड़कों को तुम ही बिगाड़ रही हो। प्रिंसिपल की इस शर्मिंदा करने वाली बात से भड़के तुलबा तालिबात ने स्कूल से लेकर थाने तक रैली निकाली और शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इतवार के रोज़ एफआईआर दर्ज कर मुलजिम प्रिंसिपल राधे श्याम मालविया के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। मुलजिम प्रिंसिपल अभी फरार हैं और
एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। मामला राजगढ़ जिले के माचलपुर हायर सेकेंडरी स्कूल का है। यहाँ 11वीं और 12वीं की तालिबात स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर नहीं पहुंची थी। इस पर प्रिंसिपल राधे श्याम ने टोकते हुए कहा कि यूनिफॉर्म पहनकर आए। तालिबात ने कहा कि यूनिफॉर्म सिल नहीं पाई है। इस पर प्रिंसिपल भड़क गए। मामले की जानकारी मिलते ही लड़कियों के अफराद खानदान स्कूल पहुंच गए। उन्होंने प्रिंसिपल से बातचीत की तो वो अपने बयान से मुकर गए और कहा कि लड़कियों से सिर्फ ड्रेस पहनकर आने को कहा था। राजगढ़ के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर BS बिसोरिया ने कहा कि पूरे मामले की जानकारी की जा रही है। प्रिंसिपल के खिलाफ थाने में भी मामला दर्ज किया गया है। उन्हें सस्पेंड कर डिपार्टमेंटल कार्रवाई की जा रही है। अब बात कोरोना केसेस की। दुनिया भर में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 5,14,871 नए मामला दर्ज हुए हैं। इसी दौरान 8,223 अफराद की मौत हुई है। इस इजाफे के साथ दुनिया भर में कोरोना से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 22,04,0100 हो चुकी है, जबकि अब तक इस मर्ज से 45,78,850 अफराद हलाक हो चुके हैं। इस बीमारी को 19,78,03,502 अफराद ने शिकस्त भी दी है, लेकिन अब भी दुनिया भर में करीब 1,90,00,000 अफराद का इलाज चल रहा है। हिंदुस्तान में कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। करीब 1 महीने बाद मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 4 लाख के पार हो गए हैं। 7 अगस्त को मुल्क में 4 लाख एक्टिव केसेस थे, जिनमें लगातार गिरावट हो रही थी, लेकिन कोरोना इन्फेक्शन में फिर तेज़ी आने से हफ्ते के रोज़ एक्टिव केसेस 4,03,000 हो गए। मुल्क में कोरोना का रिकवरी रेट 97.42% है। केरल में मुल्क के रोज़ाना के मामलों में से करीब 70% मामले दर्ज किए जा रहे हैं। हफ्ते के रोज़ केरल में रोज़ाना के 29,682 नए मरीज मिले। कोरोना से सबसे ज़्यादा अमवात भी यहीं हुई हैं। हफ्ते के रोज़ कोरोना से जान गंवाने वाले 309 लोगों में से 142 सिर्फ केरल के थे। तीन राज्य ऐसे हैं और संघ शासित क्षेत्र जिन्होंने अपनी वयस्क आबादी के 100% लोगों को पहली डोज दे दी है। वो हैं सिक्किम, दादरा और नागर हवेली और हिमाचल प्रदेश। So there are 3 states, Sikkim, Dadra and Nagar Haveli and Himachal Pradesh, which have administered the first dose of COVID vaccination to 100% of their 18+ population. सिक्किम ने 36% को दूसरी डोज भी दे दी है। दादरा और नागर हवेली ने 18% को और हिमाचल प्रदेश ने 32% को दूसरा डोज भी दिया है। इसके अलावा 5 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कि 85% से अधिक आबादी को पहली डोज दे दी है। वो हैं मिज़ोरम, 85% of the total adult population has been given at least 1 shot. लक्षद्वीप 88%, दमन एंड दीव 88%, लद्दाख 88% एंड त्रिपुरा 89%। हमने आपको इन राज्यों में और संघ शासित क्षेत्रों में जो दूसरे डोज का प्रतिशत है वो भी दिखाया है। 3 राज्य ऐसे हैं और संघ शासित क्षेत्र जिन्होंने अपनी वयस्क आबादी के 100% लोगों। हिंदुस्तान और इंग्लैंड के बीच ओवल टेस्ट के चौथे दिन का खेल शुरू होने से पहले एक हेड कोच रवि शास्त्री समेत हिंदुस्तानी टीम के सपोर्ट स्टाफ के 4 अराकीन को आइसोलेशन में रखा गया। खबर है कि टीम इंडिया के चीफ कोच रवि शास्त्री कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए हैं। बीसीसीआई ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि हेड कोच रवि शास्त्री, बॉलिंग कोच भरत अरुण, फील्डिंग कोच और श्रीधर और फिजियोथेरेपिस्ट नितिन पटेल को आइसोलेशन में रखा गया है। सभी का RT-PCR टेस्ट हुआ है और वो टीम होटल में ही रहेंगे और टीम इंडिया के साथ तब तक सफ़र नहीं करेंगे जब तक कि मेडिकल टीम से तस्दीक नहीं हो जाती। बीसीसीआई ने बयान में आगे कहा कि टीम इंडिया के बाकी अराकीन को भी 2 फ्लू टेस्ट किए गए, एक बीती रात को और एक सुबह। जिन अराकीन का टेस्ट नेगेटिव आया है उनको ओवल में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के चौथे दिन मैदान पर जाने की मंजूरी दी गई है। ऐसा समझा जा रहा है कि रवि शास्त्री ने टीम होटल में बुक लॉन्च करने के प्रोग्राम में शामिल होने के बाद इस बीमारी के अलामात महसूस किए थे। इस प्रोग्राम में बाहर के मेहमानों को भी आने की इजाज़त मिली हुई थी। बीसीसीआई के भी एक ज़राए ने कहा कि ब्रिटेन में कोई पाबंदियां नहीं हैं। शास्त्री की
बुक लॉन्च पार्टी के दौरान बाहरी मेहमानों को इजाज़त दी गई थी। ये लोग जो कि टीम के दीगर सपोर्टिंग स्टाफ है उनसे भी करीबी राब्ते में थे, इसलिए वो वहीं पर रहेंगे। इस वक्त हिंदुस्तान और इंग्लैंड के बीच ओवल के मैदान पर 5 मैचों का टेस्ट सीरीज़ और चौथा मुकाबला खेला जा रहा है, जहां तीसरे दिन का खेल ख़त्म होने तक टीम इंडिया का स्कोर काफ़ी अच्छी बढ़त के साथ बन गया था और इंग्लैंड को इंडिया ने एक टारगेट दिया है। इराक में आईसिस के हमले में 13 पुलिस एहलकारों की मौत हो गई और कई जख्मी हो गए। किरकुक शहर से करीब 65 किलोमीटर साउथ में अल रशाद ने इलाके में हमला आधी रात के बाद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जिससे मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। इराकी पुलिस के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि आईसिस के दहशतगर्दों ने पुलिस चौकी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जिहादी यहाँ इराक की फ़ौज और पुलिस को लगातार निशाना बनाते रहते हैं, लेकिन यह हमला इस साल आईसिस के सबसे ख़तरनाक हमलों में से एक था। عاشوا الناس درباك فتحتها من الحوض وين هم جماعه فوقي عاشوا فوق الحمزه عاشوا نزل عافيه يا شباب عاشوا الناس درباك فتحتها من الحوض وين هم جماعه فوقي صبحي بس لا تطلع راسك। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में इतवार के रोज़ फिदायीन हमले में 3 पैरामिलिट्री गार्ड्स की मौत हो गई। किट्टा में मस्तूंग रोड पर फ्रंटियर कॉफर्स चेकपोस्ट पर हुए हमले में 20 लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। ज़ख्मियों में 18 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं। पुलिस ने बताया कि ज़ख्मियों को शेख जैद अस्पताल ले जाया गया। इनमें से कई की हालत तशवीशनाक है। पुलिस और रिलीफ वर्कर्स मकाम वाक़या पर पहुंच गए हैं। आसपास की जगहों की तलाशी ली जा रही है। दहशतगर्द तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। हफ्ते के रोज़ तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा था कि टीटीपी का मुद्दा ऐसा है जिसे इमरान खान हुकूमत को ही हल करना चाहिए, अफ़गानिस्तान को नहीं। सऊदी अरब पर हफ्ते को 3 मिसाइलों से हमला किया गया। इन्हें तेल के भंडारों वाले सऊदी के नॉर्दर्न इलाकों की तरफ दागा गया। तीनों मिसाइलों को सऊदी अरब ने हवा में ही तबाह कर दिया, लेकिन दम्माम शहर में छर्रे के बिखरने से 2 सऊदी बच्चे ज़ख्मी हो गए और 14 घरों को हल्का नुकसान पहुंचा। सऊदी अरब के पड़ोसी मुल्क यमन के हूती बागी लंबे वक्त से सऊदी को निशाना बना रहे हैं। इन्हें ईरान का सपोर्ट मुबैना तौर पर मिला हुआ है। सऊदी अरब में हूती फ़ौज से लड़ रहे ग्रुप ने इल्ज़ाम लगाया है कि हफ्ते का हमला भी हूती बागियों ने ही किया है। हालांकि हूती बागियों ने अभी तक हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। सऊदी अरब की फ़ौज ने बताया कि हूती बागियों ने 3 बैलिस्टिक मिसाइल और बम से लदे ड्रोन से हमला किया था। हमले का अलर्ट शहरियों को पहले ही दे दिया गया था। हमले के लिए तेल के भंडार वाले नॉर्दर्न इलाकों और जुनूब में जाजान और नजरान शहर को निशाना बनाया गया था। هذا يا شباب تم اعتراض صاروخ وطاح في ضاحية قبل شوي. ईरान ने अमेरिका पर जोर दिया है कि वो इसके खिलाफ पाबंदियां आयद करने की लत को तर्क कर दे। उसने सदर जो बाइडेन पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो भी अपने पेशरफ डोनाल्ड ट्रंप की तरह डेड एंड पॉलिसियों पर अमल पैरा हैं। वहीं ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी ने एक बयान में कहा कि जौहरी मुज़ाकरात के दौरान मगरबी ममालिक ईरान पर दबाव डालने की कोशिश ना करें। ख्याल रहे कि अमरीकी महकमा ख़जाना की जानिब से एक रोज़ क़ब्ल 4 ईरानियों के खिलाफ माली पाबंदियों का ऐलान किया गया था। उन पर ईरानी नस्ल अमरीकी सहाफ़ी के अमरीका में अगवा की मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम में पाबंदियाँ आयद की गई हैं।
इसके बाद ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान सईद खतीबज़ादा ने अमेरिका की पाबंदियां आयद करने की पॉलिसी की मजम्मत की। खतीबज़ादा ने कहा कि वाशिंगटन को ये समझ लेना चाहिए कि उसके पास अब पाबंदियों की लत को तर्क करने और ईरान के बारे में अपने बयानात और तर्ज अमल दोनों में एहतराम का इजहार करने के सिवा कोई चारा नहीं रहा। अमेरिका के महकमे ख़जाना ने जुमे को बैरून मुल्क ईरानी मुनहरिफिन और हिज़्ब इख्तिलाफ से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के खिलाफ मुहिम में मुलविस ईरानी इंटेलिजेंस के 4 कारिंदों के खिलाफ पाबंदियां नाफिज की हैं। जल्द ही आपको लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन्स को चार्ज करने के लिए चार्जर, प्लग, केबल और पोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी। कमरे में रखे हुए गैजेट्स अपने आप ही चार्ज हो जाएंगे। जापानी साइंटिस्ट ने एक वायरलेस चार्जिंग रूम तैयार किया है। इस रूम में हवा से गैजेट चार्ज हो जाएंगे। साइंटिस्ट का कहना है कि यह नई तरह की टेक्निक है जिससे बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की जा सकती है। कमरे में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रूम में मौजूद किसी इंसान या जानवर को नुकसान पहुंचने का खतरा नहीं है। 10 बाई 10 फीट के वायरलेस चार्जिंग रूम को तैयार करने वाली जापान की टोक्यो यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट का कहना है कि इसकी टेस्टिंग की गई है। इंसान को किसी तरह का नुकसान पहुंचाए बिना मैग्नेटिक फील्ड की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ये कमरा 50 वाट तक की पावर मुहैया करा सकता है। नया वायरलेस चार्जिंग रूम एक तरह से वायरलेस चार्जिंग पैड की तरह काम करेगा। खास बात यह कि इसमें चार्जिंग पैड की भी ज़रूरत नहीं होती। वायरलेस चार्जिंग रूम को तैयार करने में कितनी लागत आती है इसका ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये अभी शुरुआती स्टेज में है और कई बदलाव से होकर गुजर रहा है। लोगों तक ये तकनीक पहुंचने में अभी कुछ साल लगेंगे। रिसर्चर्स का कहना है कि हमने अपने टेस्ट में, एक्सपेरिमेंट में सिक्योरिटी का खास ध्यान रखा है। रिसर्च के अगले पड़ाव में इसे और महफूज बनाने की कोशिश की जा रही है। नए वायरलेस रूम के लिए एल्यूमिनियम टेस्ट रूम को तैयार किया गया। इसमें पावर लैंप, फैंस और मोबाइल फ़ोन्स को कमरे में अलग अलग जगहों पर रखकर चार्ज किया गया। वायरलेस चार्जिंग तकनीक से जुड़ा एक तनाज़ा भी है। एक स्टडी कहती है कि ऐसी चार्जिंग में मैग्नेट और कॉइल का इस्तेमाल किया जाता है। एप्पल की कुछ डिवाइस में भी इसका इस्तेमाल हुआ है। ये दिल के मरीज़ों में लगाए गए पेसमेकर और दूसरी डिवाइसेस को ऑफ कर सकता है, जिससे मरीज़ की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। नई रिसर्च से जुड़े एक साइंटिस्ट एलिसन सैम्पल कहते हैं कि हमारी नई तकनीक के साथ ऐसा होने का ख़तरा कम है। हमने जो वायरलेस चार्जिंग रूम तैयार किया है उसमें मैग्नेट का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है या बहुत ही आर्जी तौर पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, इसलिए इंसानों की सेहत पर ख़तरा नहीं है। रिसर्चर्स कहते हैं कि हमारी नई तकनीक में लो फ्रीक्वेंसी वाली मैग्नेटिक फील्ड तैयार की जाएगी। इससे डिवाइस में पावर को ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। आखिर में बात करते हैं स्पेस ट्रैवल की। जेफ बेजोस और ब्रांसन के स्पेस ट्रैवल के बाद रईसों के बीच स्पेस ट्रैवल को लेकर एक नया ट्रेंड बन रहा है। मिसाल के तौर पर जेफ बेजोस की बगल वाली सीट पाने के लिए 159 मुल्कों के 7,600 लोगों ने बोली लगाई। फाइनल बोली करीब 21 करोड़ रुपए की रही। इस दीवानगी को देखते हुए रिचर्ड ब्रांसन ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि कीमतें लगभग दुगनी यहाँ पे होनी चाहिए और इसकी टिकट की बिक्री शुरू हो चुकी है। कंपनी अब 3 करोड़ 35 लाख रुपए में टिकट बेच रही है। पहले यह कीमत 1 करोड़ 80 लाख रुपए रखी गई थी। इस कीमत पर 600 लोगों ने टिकट खरीदे थे। वर्जिन गैलेक्टिक के सीईओ माइकल बताते हैं कि हम दुनिया की आबादी के लिए एक नए इंडस्ट्री का दरवाज़ा खोलकर खुश है। हमारी हर साल सैकड़ों स्पेस फ्लाइट चलाने का इरादा है। कंपनी जल्द ही उड़ान यूनिटी 23 के तहत इटालियन एयरफोर्स के 3 अराकीन को स्पेस में ले जाएगी। 3 दिन टेस्टिंग के साथ पर सीट पर यहाँ पे खर्चा 4 करोड़ 30 लाख रुपए में ये सीटें बुक हो चुकी हैं। शुरुआती 600 सीट अब तक बुक हो चुकी हैं। इसमें लगभग 1000 पॉसिबल जो ग्राहक हैं वो जोड़े गए हैं, जिन्होंने 75,000 रुपये अभी जमा कर चुके हैं। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।